नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मनोज एकेडमी में। और जैसा कि आपको पता है, हम संस्कृत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं। और कल की वीडियो में मैंने आपको कराया था 2021 का जो दोबारा से पेपर हुआ था वो वाला। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उस पेपर की जो आपका कैंसिल हुआ था, यानी कि वो पेपर सभी के पास लगभग जितने पेपर देने वाले बच्चे थे, लगभग दोस्तों 80% लोगों के पास वो पेपर पहुंच चुका था पहले से। तो वो जो है अब कैंसिल हो चुका था, आपको पता था। तो वो वाला पेपर देख लेते हैं कैसा पेपर आया था। करते हैं शुरुआत वीडियो की, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर यह था कि व्याकरण शिक्षण का मुख्य जो प्रमुख विधि है, यानी कि व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? निगमन, आगमन। अच्छा, ऑप्शन नहीं पढ़ने हैं क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा, बस मुझे आंसर बताना है। क्वेश्चन संख्या 1 की बात करते हैं, आंसर होगा आगमन और निगमन। ठीक है, व्याकरण शिक्षण की जो मुख्य विधि है वो आगमन निगमन विधि है। अब इस विधि में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल बताया जाता है, यानी कि पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर जो है वो नियम की सिद्धि करी जाती है, फिर नियम की सिद्धि की जाती है। जैसे आप बात कर लेते हैं विद्या, विद्या प्लस आल्य है, तो क्या होगा दोस्तों, प्लस से पहले आ होगा, प्लस के बाद भी आपका आ होगा, है ना। ये आप लोग देखते हैं। अब इन दोनों में दोस्तों आ के स्थान पर क्या होगा, मतलब अब इन दोनों में आ के स्थान पर क्या होगा, तब इसके पश्चात जो है वो आपका अकह सर्वणे दीर्घ सूत्र से हो जाएगा। मतलब ये आपका आंसर होगा तीसरा वाला। ठीक। प्रश्न संख्या 2 कहता है, कक्षा के बच्चों को उनकी आवश्यकताओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? किस प्रकार आप लोग सहायता करेंगे, ये आपका दूसरा प्रश्न रहेगा। ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आप लोगों को आंसर बताना है देखकर ऐसे ही। प्रश्न संख्या 2, तो अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। किसी भी वस्तु या किसी भी विषय पर बच्चों को उनकी क्या समझ है ये जानने के लिए दोस्तों बच्चों को अपनी मातृभाषा में बोलने के अवसर उनको देने चाहिए, क्योंकि वो अपनी मातृभाषा में बेहतर तरीके से चीजों को बता सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम क्या है? मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम, डियर, ये आपको ये भी पता है कि सुबोपली हमने कहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था सुनना बोलना पढ़ना लिखना, सुबोपली। ठीक। फोर्थ, देवता शब्द कैसा शब्द है? देवता शब्द कैसा शब्द है? देखना है आपको। देवता शब्द, देव शब्द से तल प्रत्यय लग गया तो देवता हो गया, देवता हो गया यानी कि स्त्रीलिंग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां नंबर, 53 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 53 को संस्कृत में क्या कहते हैं? देखो 1 2 3 ए बी सी डी। दोस्तों मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि दो ऑप्शन जो है ये सेम लग रहे हैं भैया, क्योंकि अलग अलग प्रकार से लिखे हुए हैं, लेकिन आंसर तो इनके दो ही होंगे। देखो 53 को अंग्रेजी में दोस्तों क्या बोलते हैं? त्रैपंचाशत। त्रैपंचाशत हो गया एक तो आपका, पहला वाला हो गया। एक हो गया आपका त्रिपंचाशत, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन। ए और डी दोनों ऑप्शन आपके इसमें सही हैं। ठीक है, इसमें दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन कहेगा सर हमारा कि पाठ्य पुस्तक प्राय अप्रोड छात्र के लिए लिखी जाती है, ये कथन किसका है? यह कथन किसका है? सभी लोगों से निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप लोग। ये कथन किसका है? कथन है दोस्तों क्रोनबेक का, थर्ड वाला ऑप्शन रहेगा। 7वां प्रश्न रहेगा, दंडान्वय प्रणाली किस शिक्षण के लिए उपयुक्त है? दंडान्वय प्रणाली किस शिक्षण के लिए उपयुक्त है? देखो व्याकरण शिक्षण, काव्य शिक्षण, गद्य शिक्षण, लेखन शिक्षण,
सभी को थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका काव्य शिक्षण, यानी कि दंडान्वय प्रणाली जो है वो काव्य शिक्षण के लिए उपयुक्त है। व्याकरण शिक्षण क्या होता है, यानी कि व्याकरण शिक्षण में क्या होता है कि दोस्तों आगमन और निगमन दोनों प्रणाली का यूज किया जाता है। इसमें आगमन और निगमन दोनों प्रणाली का यूज किया जाता है। काव्य शिक्षण की बात करते हैं तो काव्य शिक्षण में दंडान्वय और आपका खंडान्वय दोनों प्रणाली का यूज किया जाता है। और इस विधि में क्या होता है कि शब्दों को खंड खंड करके उनके अर्थ बताते हैं और फिर व्याख्या की जाती है। और गद्य शिक्षण की बात करते हैं, इसमें कहानी कहानी या व्याख्या विधि का यूज किया जाता है। लेखन शिक्षण में क्या होता है, इसमें श्रुत लेखन विधि का यूज किया जाता है। ठीक है, आंसर आपका दूसरा होगा। और उसके पश्चात जो क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर कि मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि। अभी आप लोग देखकर ये कह रहे होंगे कि सर ये संस्कृत का पेपर इतना आसान क्यों आया था। देखिए आसान मैं इतना नहीं कह सकता, आगे भी क्वेश्चन बनेंगे, बट जो शिक्षण विधियां हैं और जो पेडागोजी है वो तो आपका बनेगा ना। तो ये क्वेश्चन अब 8 नंबर रहेगा आपका। आंसर होगा आपका भाषण। मौखिक भाषा शिक्षण की अप्रत्यक्ष विधि जो होती है वो भाषण होता है। अब भाषा शिक्षण में दो प्रमुख विधियों का यूज किया जाता है, जिसमें एक होती है प्रत्यक्ष विधि और एक होती है आपके अप्रत्यक्ष विधि। ठीक, क्वेश्चन संख्या 9, कुटिम शब्द का अर्थ बताना है आपको। कुटिम शब्द का अर्थ बताना है, क्या होगा कुटिम। कुछ लोग कूटना कह देंगे, अरे महाराज पहला तो बिल्कुल गलत है। भवन की भूमि, कुटिम शब्द का अर्थ है भवन की भूमि। कूटने का मतलब क्या होगा, कूटना मतलब होता है साथियों किसी वस्तु पर चोट लगाकर बारीक टुकड़े करना। कठिन का मतलब आप लोग जानते हैं कि दुष्कर होता है, कष्ट आपका दुख होता है। 10वां प्रश्न, 55 को संस्कृत में क्या कहते हैं। अगर आप लोगों ने दूसरी लैंग्वेज संस्कृत चुनी है तो आप लोग जो है गिनती याद कर लेना, गिनती संस्कृत की। यहां से आपके 2 प्रश्न बनेंगे पक्का। 55 को संस्कृत में क्या कहा जाता है, पंच पंचात, ठीक है, पंच पंचाशत, यानी कि आपका बी वाला। देखो यहां पर आपको पढ़ने में शायद अजीब लग रहा होगा, देखो इसको ऐसे लिखेंगे पंच, ये आपका इस प्रकार से, एक सेकंड में दोबारा से मिटा के लिख देता हूं, ठीक है। पंच पंचाशत ये है लिखा हुआ दोस्तों, ये जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ठीक है। और दोस्तों ये पहला वाला जो है ये 50 है और ये पंचवनती इसका मतलब होगा 95 और ये होगा 500। तो इसका आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। दोस्तों बात की जाती है निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकवि कालिदास की विचरित नहीं है, मतलब कालिदास के द्वारा लिखी हुई नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम तो इनकी है ना, सही आंसर बताइएगा। उरु भगडम, उरु भगडम इसका सही आंसर हो जाता है। दोस्तों ये आपका इनकी नहीं है, बल्कि किसकी दोस्तों, भास द्वारा, महाकवि भास द्वारा। दोस्तों भास ये शुद्ध रूप इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये अशुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, इसमें आपके 7 अंक हैं, इसमें आपके 5 अंक हैं, इसमें भी आपके 5 अंक हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है श्री शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बताइएगा। चलो मैं एक बार बता देता हूं आपको कैसे लिखा जाएगा, देखो एक बार समझ लीजिएगा। ये आपका एक वचन, ये आपका द्विवचन, ये आपका बहुवचन। इधर जो आप लोग लिखेंगे प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष प्रकार से, तो ये रहेगा आपका श्री, श्रेयो, आपका श्रिय। द्वितीय में आपका आएगा श्रियम, श्रेयो, श्रिय। थर्ड में आएगा आपका श्रिय,
श्रीये, मतलब सेम रहेगा, जैसे राम राम है रामो, इस प्रकार से। मतलब ये विभक्ति सबके लिए सेम कितनी आती है, मात्राएं तो वैसी लगती हैं। फिलहाल हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला ऑप्शन रहेगा आपका, ठीक है, क्योंकि प्रथम विभक्ति एक वचन, एक वचन में आपका ये रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 13, अहम शिशुम पश्यामी, इसको कर्म वाच्य में परिवर्तित करने पर रूप क्या बनेगा। 13 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दोस्तों आ रखा है, क्वेश्चन संख्या 13, मया शिशु दृश्यते, ठीक है, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करने पर दोस्तों बनेगा मया शिशु दृश्यते। इसमें जो होता है दोस्तों आपका कृत्य वाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने पर क्या होता है, कर्ता आपका तृतीय विभक्ति में चेंज हो जाता है, ठीक है, और कर्म जो है प्रथम विभक्ति में, और क्रिया कर्मवाच्य के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14 पर, पाणिना मुखम प्रक्षालति, पाणिना मुखम प्रक्षालति, इसमें पाणिना जो है कारक बताना है आपको, पाणिना कारक बताना है आपको। 14 नंबर दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर होगा करण कारक, करण कारक आपका यहां पर हो जाता है। और 15 नंबर की बात करते हैं हम लोग कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान बताना है। 15, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका होगा सर, हिंदी की तरह तो है ही आपका, यह होगा आपका नासिका, नासिकानुस्वारस्य, है ना, तो आंसर डी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट 16 नंबर, क्वेश्चन संख्या 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों एक काम करना, आप लोग अगर लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो एक बार लाइक जरूर कर देना, ठीक है। सार्गडिन प्लस जय, इसका संधि युक्त रूप बताना आपको, सार्गडिन प्लस जय संधि रूप कौन सा होगा। क्वेश्चन संख्या आपका 16 आ चुका है और आंसर रहेगा हमारा पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, उपकृष्णम में समास बताना है आपको, उपकृष्णम में समास बताना है। आंसर होगा अव्ययभाव समास। निम्न में कौन उपसर्ग है, साथियों आपको देखना है उपसर्ग आपका कौन सा है, इसमें उपसर्ग कौन सा होगा, दूर रहेगा भाई बी वाला ऑप्शन, यानी कि जो धातु या धातु से बने हुए विशेषण संज्ञा शब्दों के पहले लगते हैं या जोड़े जाते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, आप कमेंट में लिखेंगे, तो 22 होती है। नेक्स्ट रहेगा अव्यय शब्द नहीं है, अव्यय शब्द नहीं है, ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। अव्यय शब्द नहीं है, नृप है, नृप है, यानी कि ऐसे मतलब अव्यय ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका स्वरूप कोई विकार उत्पन्न ना हो, जिनके स्वरूप में कोई विकार उत्पन्न ना हो, जो सदा एक जैसे रहे, ठीक है। 20 नंबर, शतक त्रय के रचनाकार का नाम बताना है आपको। शतक त्रय के रचनाकार कौन है, हमारे ऑप्शन है ए बी सी डी। भर्तहरि, भर्तहरि यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका यहां पे हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन संख्या 21 की कि तेहरे को संस्कृत में क्या कहेंगे। आपने देखा इसमें संस्कृत की गिनती बहुत ज्यादा आ गई है ना, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तीसरा प्रश्न है आपका, तेहरे को संस्कृत में बोलते हैं त्रयोदश, है त्रयोदश, ठीक है जी। अभी आपको करना क्या है, दिख रहा है ना आपको, एक बार एक सेकंड देख लेना। मुझे जो है ये हटाना पड़ेगा, अब जो है आपका शायद सही दिखे। दोस्तों ये क्या है, आपका गद्यांश है,
ये आपका गद्यांश आ चुका है और गद्यांश का आंसर आपको गद्यांश में से देना है जी। पढ़ लीजिए आप एक बार इसको, इसका अर्थ बताऊं मैं आपको, बताइए। पहले क्वेश्चन देखो आप लोग कि दिलीप है कस्या शिवाम अकरोथ। अच्छा दोस्तों, मैं भी क्या है ना, मैं लाइव क्लास की तरह से पूछने लगा। फिलहाल दोस्तों इसके लिए सॉरी है ना, क्योंकि लाइव क्लास में तो मैं आपके कमेंट देख भी सकता हूं, ये तो मुझे यहां पर खुद बताना पड़ेगा ना, ऑफलाइन क्लास है ये। चलो कोई नहीं है। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन है आपका, इसका जो आंसर होगा वो होगा यहां पर बी वाला ऑप्शन। क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाता है। और एक बार हम लोग दोस्तों इसका अर्थ की बात कर लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि महाराज दिलीप है गुरु, तो इसका मतलब होगा कि महाराज दिलीप ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से अपनी गाय नंदिनी की सेवा करी और स प्रतिदिनम गा प्रातः काले, यानी कि वह प्रतिदिन सुबह के समय गाय को जंगल ले जाते थे। वहां गाय पूरे दिन घास चरती थी। शाम के समय रानी सुदक्षिणा उसकी पूजा करती थी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन में इसका आंसर होगा नंदिनिया। और क्वेश्चन संख्या रहेगा आपका 2 नंबर। राजा गांव में है प्रतिदिनम कुत्र अन्यत। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर 23 नंबर में। तो दोस्तों वनम यानी कि राजा जो है गाय, यानी गाय कौन थी? जिसका नाम था नंदिनी, इसको प्रतिदिन जो है वन में ले आते थे। और राजा दिलीप जो है अपने गुरु वशिष्ठ के आगे से कामधेनु की जो पुत्री थी नंदिनी, इसकी सेवा करते थे। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका वनम। वनम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 24 नंबर पर। दिवस शब्द के सप्तमी विभक्ति या बहुवचन के रूप में आपको बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन रहेगा हमारा सर। 24 नंबर आंसर होगा आपका दिवसेसु। जैसे दिवस है, दिवसो, और बहुवचन में दिवसाह। उसी प्रकार द्वितीया में बनेगा आपका दिवसम, दिवसो, दिवसान। तृतीया में दिवसेन, दिवसाभ्याम, दिवसे। चतुर्थी में दिवसाय, दिवसाभ्याम, दिवसेभ्य। और दिवसात, दिवसाभ्याम और दिवसेभ्य। तो ये आप लोग जानना पड़ेगा इसको। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर पे कि नदी शब्द के प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप। दोस्तों ये विभक्ति और वचन जरूर याद कर लेना, मतलब राम के याद कर लेना, उसके बाद आप लोग आराम से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे नदी की बात करते हैं तो नदी नद्यो नद, नदी नद्यो नद, नदीम नद्यो नदो, नद्या नदीभाम नदीभि, और नद्ये नदीभ्याम नदीभ्य, नद्या नदीभ्याम नदीभ्य, नद्या नद्यो नद्याम, नद्याम नद्यो नदीसु, हे नदी, हे नद्यो, हे नद्य। तो आपको राम के करने हैं याद, एक आपको नदी के करने हैं, दोनों के याद करने हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा आपका नदी। 26 नंबर की बात करते हैं कि पितृ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? कौन सा पर्यायवाची नहीं है? 26 पितृव्य, ये नहीं है। पितृव्य का मतलब होता है चाचा, काका, यानी कि पिता का भाई। नेक्स्ट, कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं? कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं? पिके, पिके कहते हैं। दोस्तों वायस को बोलते हैं, वायस को बोलते हैं, वायस है कौवा, जो कि बी वाले ऑप्शन में। और गरुड़ का मतलब आप लोग जानते ही हैं, गरुड़ रहेगा। चकोर, ठीक, इसका आंसर होगा डी वाला। 28 नंबर की बात कर लेते हैं। अंगुली का वाचक संस्कृत शब्द बताना है आपको। अंगुली का वाचक संस्कृत शब्द। कर शाखा, कर का मतलब होता है दोस्तों हाथ,
करसाका अभी बताया मैंने अंगुली, और करतलम होता है आपका हथेली, और बाकी आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर स्कंध, कंधा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे स्क्रीन पर, प्यारे साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। व्याकरण पद्धति को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? व्याकरण पद्धति को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, पाठशाला विधि इसको कहते हैं, ठीक है। और 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा वाणी का रूप नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा वाणी का रूप नहीं है। वाणी का रूप दोस्तों उत्तमा, उत्तमा ये आपका नहीं है। बैखरी क्या होता है? वो आपकी जीभ से निकलती है, और ये जानकारी देने काम आती है। और बात आती है पसंती, ये आपकी चौथी पसंती वाणी आत्मा से निकलती है और दूसरी वाणी से टकराती है। तो ये आंसर आपका यहां पर होगा डी वाला। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको ये लिखना है कि आपका 30 में से कितना स्कोर बना है, ये जरूर लिखना आप लोग, ठीक है। मुझे पता लग जाएगा कितना स्कोर आपका चल रहा है, किस तरह से हम लोग जो है आगे चलेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही काफी है। जय हिंद, वंदे मातरम।